स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटो क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9वीं का विषय भूगोल। पाठ का नाम है बाह्य प्रक्रिया भाग 2। स्टूडेंट्स, बाह्य प्रक्रिया भाग 2 के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने बताया कि नदी और हिमानी की वजह से इनके क्षरण, वहन और निक्षेपण कार्य की वजह से कौन कौन से ग्रुप तैयार होते हैं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में भूगोल नाम की प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि पवन के कार्य और ग्रुप, मतलब पवन की वजह से कौन कौन से ग्रुप तैयार होते हैं। सबसे पहले समझते हैं पवन कहते किसे हैं। तो जो हवा की हलचल होती है उसे क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। पवन एक तरह से क्या होती है? गैस होता है। ठीक है, पवन एक तरह से क्या है? गैस। और हवा क्या होता है स्टूडेंट्स? बहुत सारे गैसों का क्या है? मिश्रण है। हवा में कोई एक गैस नहीं होती है, हवा में बहुत सारे गैसों क्या होता है? मिश्रण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, धूल कण, वाष्प, ये सारी चीजों को मिलाकर क्या बनती हवा होती है। और उस जब हवा की हलचल होगी तो उसे क्या कहा जाएगा? पवन कहा जाता है। ठीक है, आपने पहले इसका अध्ययन किया है। पवन ये गैस रूपी बाह्य कारक है। ठीक है ना, ये पवन है जो बाह्य कारक गैस के रूप में पाई जाती है। पवन के चरण, वहन, निक्षेपण कार्य मुख्यतः मरुस्थलीय और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रभावकारी होते हैं। जो पवन के चरण, वहन और निक्षेपण कार्य से जो अलग अलग द्वीप बनेंगे, जो अलग अलग ग्रुप तैयार होंगे, वे कौन से इलाके में ज्यादा तैयार होते हैं स्टूडेंट्स? मरुस्थलीय इलाके, और जहां पर वर्षा की मात्रा क्या होती है स्टूडेंट्स? बहुत कम होती है। तो आपको मालूम है जो मरुस्थलीय इलाका होता है या जहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है तो वहां पर हवाएं बहुत तेजी से क्या होती है? बहती है। और जब हवाएं बहुत तेजी से बहेंगी तो वहां पर अलग अलग चट्टानों क्या होगा स्टूडेंट? निक्षेपण होगा। अलग अलग जो हवा के साथ, वो मिट्टी के साथ जो धूलकण रहेंगे वो बहाकर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और इस प्रकार अलग अलग ग्रुपों का निर्माण होगा। चलिए पढ़ के समझते हैं आगे। इन प्रदेशों की भौतिक अपेक्षा अधिक मात्रा में होने से चट्टानों का चूरा, रेत अधिक प्रमाण में फैली होती है। जो चट्टानों का चूरा रहेगा और रेत जो होगा वो हवा के माध्यम से या पवन के माध्यम से एक जगह दूसरी जगह क्या होती है? फैल जाती है। यहाँ पवन के वहन कार्य में कम रुकावटें होती हैं। पवन के साथ रेत के कण का वहन होता है। पवन का जब वहन होता है तो उसके साथ साथ रेत का भी वहन होता है। और जहां पर पवन का वेग कम हो जाएगा, मतलब जहां पर पवन की स्पीड कम हो जाएगी, तो वे जो रेत के कण है, वे जो पत्थर है, वे वहीं पर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? गिर जाएंगे। वहां पर बड़े बड़े ग्रुप तैयार हो सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। रेत के कण अति दूर तक बहा ले जाते हैं। जो पवन रहेगा वो रेत के कणों को बहुत दूरी तक बहा कर ले जाएगा। जिस स्थान पर पवन का गति कम होती है और जहां पर पवन के वेग की गति कम हो जाएगी, वेग कम हो जाएगा, ऐसे स्थानों पर रेत का क्या हो जाएगा? निक्षेपण हो जाएगा। मतलब ऐसे स्थानों पर रेत क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। और इस प्रकार से पवन द्वारा क्षरण, वहन और निक्षेपण कार्य होता है। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स? तो चलिए समझ लेते हैं पवन के क्षरण कार्य से कौन से ग्रुप तैयार होते हैं। पवन का क्षरण कार्य, पवन अपने साथ छोटे बड़े आकार के रेत के कण, पत्थर आदि पदार्थ बहा कर ले जाते हैं। सही बात है। पवन जब बहता है तो अपने साथ छोटे बड़े जितने भी पत्थर रहेंगे या छोटे मोटे जो भी पत्थर कंकड़ रहेंगे उनको क्या करता है? बहाकर एक जगह दूसरी जगह लेकर जाता है। पवन के मार्ग में आने वाली पत्थरों पर ये पदार्थ घिसने और पटकने के कारण चट्टानों का क्या होता है? अपक्षरण होता है। ये जो पत्थर है, जो छोटे छोटे कंकड़ है, इनके मार्ग में जो भी चट्टानें आएंगी वो चट्टानों से क्या करेंगे? छोटे छोटे कंकड़ क्या होंगे? टकराएंगे। और टकराने के बाद चट्टानों को क्या हो जाएगा? उसमें क्षरण होगा या अपक्षरण होगा, जिसकी वजह से भूक्षत्र चट्टान, पहला चट्टान कौन सा दिखा स्टूडेंट्स? भूक्षत्र चट्टान आप लोगों को दिखेगा नीचे, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। अपक्षरण गड्ढे, यारगांध आदि ग्रुप तैयार होते हैं। यारगांध आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में जो ग्रुप रहेगा इस तरह से रहेगा, और लेकिन जब पवन के जो छोटे छोटे कंकड़ रहेंगे या पत्थर रहेंगे, जब उनका अपक्षरण होगा तो ये यारगांध के रूप में बन जाएंगे नीचे। मतलब जो भी थोड़ा भी कोमल चट्टानें रहेंगी, जो भी थोड़ा कमजोर चट्टानें रहेंगी, उनका क्षरण हो जाएगा और इस तरह की रचना आपको तैयार होके मिलती है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक स्टूडेंट्स पवन के निक्षेपण कार्य। अब समझते हैं पवन के निक्षेपण कार्य से कौन कौन से ग्रुप तैयार होते हैं। पवन के साथ बहने वाले रेत कण विभिन्न आकार के होते हैं। सही बात है। जो पवन के साथ बहने वाले रेत के कण रहेगा, कोई छोटा रहेगा, कोई बड़ा रहेगा। और स्टूडेंट जो बड़ा रहेगा उसका वजन ज्यादा रहेगा, मतलब उसको पवन ज्यादा दूर तक बहा कर नहीं ले जा पाएगा। मतलब अगर पवन उसको बहा कर ले जा रहा है तो थोड़ी दूर बाद क्या हो जाएगा? वहां पर गिर जाएगा। लेकिन जो कंकड़ छोटे रहेंगे उनका जो घनत्व रहेगा वो बहुत कम रहेगा, मतलब उनका वजन बहुत कम रहेगा, जिसकी वजह से वो ज्यादा दूर तक बहा कर ले जा सकते हैं। इसमें सूक्ष्म कण अति दूर तक
तक बहाकर ले जाते हैं, उसकी तुलना में बड़े और भारी कण कम दूरी तक बहाकर लाए जाते हैं। ठीक है, जो सूक्ष्म कण रहेंगे, जो छोटे कण रहेंगे वो बहुत दूरी तक बहाकर ले जाएंगे, लेकिन जो बड़े बड़े कण रहेंगे वो बहुत दूरी तक बहाकर ले जाए नहीं जा सकते। मरुस्थल अथवा कम वर्षा वाले प्रदेश में ये रेत का क्या होता है, निक्षेपण होता है। ठीक है, मरुस्थल हो गया, मरुस्थल इलाका जहाँ पर बहुत ज्यादा वेग से क्या होती है, पवन बहती है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी रेत रहेगा, जो छोटे छोटे कंकड़ रहेंगे, इनका क्या होगा, यहाँ पर निक्षेपण होगा। उस कारण कुछ विशिष्ट भूरूपों की निर्मित होती है। रेत की टीले तैयार होंगी, बरखान तैयार हो जाएगा, सैफ, उर्मी चिन्ह, लोहेश मैदान, ऐसे पवन के निक्षेपण द्वारा अलग अलग भूरूप तैयार होते हैं। चलिए हम लोग उन सारी चीजों की जो अलग अलग ग्रुप मैंने बताए हैं उनका डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें देख सकते हो ये भूक्षत्र चट्टान है, ये पवन के वेग की वजह से हुआ होगा, बहुत सारे पवन की वेग की वजह से नीचे की जो चट्टानें होंगी वो क्या हो जाएगी, वहां से निकल गई, उनका चरण हो गया। यहाँ बालुकागिरी या बरखान, यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट, जो रेत की जो छोटे छोटे कण रहेंगे वो पवन की वेग की वजह से क्या होगा, बहा कर ले आया जाएगा और यहाँ पर सब एक जगह रुक जाएंगे और इस तरह बरखान की निर्मित होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर उर्मी चिन्ह देख सकते हो, उर्मी चिन्ह इस तरह से आपको जैसे नहीं कि नदी बहती है तो नदी बहती तो उस पानी कैसा दिखता है, तो उस तरह से दिखाई देगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सैफ, बालू के टीले, आप लोग देख रहे हो नदी में कैसे गांव में अलग अलग क्यारी बनाई जाती है। ठीक है ना, इस बॉर्डर के जैसे यहाँ पर उठा उठा रहेगा। फिर यहाँ पर यानगार देख लो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पत्थर है और बीच में क्या है, पानी है। यहाँ पर पत्थर है, बीच में क्या है, पानी है, या तो बीच में क्या है, रेत है छोटा छोटा। यहाँ पर हमादा देखो, हमादा देखो, इस तरह का रचना आपने समुद्र के नीचे या नदी के नीचे देखा होगा, छोटे छोटे कंकड़ रहते हैं और उसके ऊपर पानी रहता है। ठीक है, इस तरह की रचना आप लोग ने देखी होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक स्टूडेंट्स, समुद्री लहरों के कार्य और भूरूप, मतलब समुद्र लहरों का क्या काम है और उनकी वजह से कौन कौन से भूरूप तैयार होते हैं। देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग भूरूप के नाम दिए गए। समुद्री स्तंभ, ये उठा हुआ भाग रहेगा। समुद्री कमान, मतलब इस तरह से अगर वो आप लोग को मालूम है नाल चुम्बक कैसा होता है, इस तरह से होता है नाल चुम्बक, तो अगर उठा हुआ भाग रहेगा तो समुद्री कमान। समुद्री कगार हो गया, ये समुद्री कंदरा हो गई। ठीक है, बीच में नदी ऊपर से वापस से क्या है, पठार है, या तरंग घर्षित मंच इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से अलग अलग भूरूप तैयार होते हैं समुद्र लहरों के वजह से। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए पढ़ के समझते हैं। समुद्री किनारों के प्रदेश में समुद्री लहरें क्षरण वहन निक्षेपण कार्य करती है। जो समुद्र किनारों का इलाका रहेगा वहां पर समुद्र क्या करेंगे, क्षरण करेंगे, वहन करेंगे, निक्षेपण। क्षरण, वहन और निक्षेपण ये काम समुद्र किनारे समुद्र करती है। समुद्र की जो लहरें रहेंगी, पवन, ज्वार भाटा के कारण समुद्र जल में हलचल होती है। सही बात है, पवन की वजह से हवा जब तेजी से बहती है तो समुद्र के पानी में क्या होती है, हलचल होती है, और साथ ही साथ ज्वार और भाटा की वजह से भी इनके लहरों में हलचल होती है। तो स्टूडेंट मुझे बताएंगे कि ज्वार और भाटा आने की जो समयावधि है वो दिन में आता है कि रात में आता है। मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि ज्वार और भाटा वो दिन के समय होता है या रात के समय होता है। यदि आप आंसर दे देते हो तो उसका रीजन भी खोजिएगा कि वो उस समय क्यों होता है। ठीक है, और ज्वार और भाटा आने का क्या कारण है। यदि आपको इसका आंसर मालूम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे। इसी कारण लहरें किनारे की ओर जाती हैं। तटवर्ती चट्टानों से इन लहरों से तीव्र आघात से छीजन होता है। तटवर्ती जो चट्टानें रहेगी इससे टकराएंगी और उनका क्या होगा, छीजन होगा। पुलिन जैसे किनारे खुले स्थान में लहरों द्वारा निक्षेपण किया जाता है। अब आगे देखते हैं समुद्र लहरों के निक्षेपण कार्य, मतलब समुद्र लहरों के निक्षेपण की वजह से कौन कौन से भूरूप तैयार होते हैं। समुद्र लहरों के निक्षेपण कार्य, लहरें किनारे पर आके फटने के बाद पानी उसी प्रकार उसके साथ बहा कर आए हुए पत्थर, रोड़े, रेत, बालू आदि पदार्थ तेजी से किनारे पर क्या करते हैं, आघात करते हैं। ठीक है सुन, जो समुद्र की लहरें रहेंगी जब वो अपने साथ बालू के कण या पत्थर, रोड़े, रेत, ये सारी चीजें बहा कर लेकर आएंगी और वो समुद्र का जो जल रहेगा वह किनारे की तरफ क्या होगा स्टूडेंट, टकरा जाएगा। और टकराने के बाद धीरे धीरे टकरा के वहां की जो चट्टानें रहेंगी उनका क्या होगा, क्षरण हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इससे किनारों की छीजन होती है। जो भी चट्टान रहेगी, जब चट्टाने से बार बार पानी टकराएगा तो इसका क्या हो जाएगा, छीजन हो जाएगा। वह चट्टान धीरे धीरे क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। समुद्र लहरों के द्रवण और रासायनिक क्रियाओं कारण भी किनारों का सीजन होता है। आपको मालूम है समुद्र के अंदर बहुत सारे ऐसे पदार्थ रहेंगे, बहुत सारे ऐसे रासायनिक पदार्थ रहेंगे जो चट्टानों के अंदर रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, जिससे चट्टानों क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सीजन हो जाएगा। ये चट्टानें टूट सकती है। समुद्री लहरों के इस क्षरण कार्य से तरंग घर्षित मंच, समुद्री कदरा, समुद्री कगार, समुद्री कमान, समुद्री स्तंभ, ये सारी चीजें तैयार होती है समुद्र के क्षरण की वजह से। समुद्री लहरों के क्षरण की वजह से ये सारी चीजें तैयार होती है। क्या क्या, तरंग घर्षित मंच, समुद्री कदरा, समुद्री कगार, समुद्री कमान, समुद्री स्तंभ, ये आदि भूरूप तैयार होते हैं समुद्र लहरों के क्षरण की वजह से। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स।
अगला टॉपिक है स्टूडेंट समुद्र लहरों के निक्षेपण कार्य। समुद्र लहरों के निक्षेपण मतलब सब जब समुद्र की लहरें बहुत धीमी गति से बहेंगी तो उन लहरों के साथ साथ क्या होगा स्टूडेंट्स, बहुत सारे छोटे छोटे रेत के कंकड़ रहेंगे जो किनारों पर आके क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, निक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, किनारे पर छीजन होने से अलग हुए पदार्थ समुद्री तल में संचित होते हैं, मतलब समुद्र के तल के आसपास क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, संचित हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। ज्वार भाटा के कारण इन पदार्थों की किनारों की ओर और वापस समुद्र की ओर हलचल होती रहती है। ज्वार भाटा के कारण ये जो कंकड़ रहेंगे, पत्थर रहेंगे, रेत रहेंगे, इनका समुद्र किनारे कभी आएंगे, कभी समुद्र के अंदर चले जाएंगे। इन लहरों की वजह से कभी किनारे पर आएंगे, कभी समुद्र के अंदर चले जाएंगे। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस कारण ये पदार्थ एक दूसरे को टकराकर छोटे हो जाते हैं। इसकी वजह से जो पदार्थ रहेंगे धीरे एक दूसरे टकराएंगे और वो क्या हो जाएंगे, आकार में छोटे हो जाएंगे। ऐसे पदार्थों का निक्षेपण लहरों के कम प्रभाव वाले तटीय क्षेत्र में होता है। ऐसे पदार्थों का निक्षेपण कार्य कहां पर होगा, जहां पर लहरों का प्रभाव क्या रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, लहरों का प्रभाव जहां पर थोड़ा सा कम रहेगा वैसे प्रभाव वहां पर दिखाई देंगे। समुद्री लहरों के इस निक्षेपण कार्य द्वारा पुलिन तैयार होगा, बालू का भित्ति, खार कक्ष आदि द्वीप तैयार होते हैं, आदि ग्रुप तैयार हो जाते हैं समुद्र के निक्षेपण की वजह से। जब समुद्र की लहरों की गति बहुत कम रहेगी तो उन लहरों के अंदर जो छोटे छोटे कण है या बालू के कण है वह बार बार समुद्र किनारे आएंगे और समुद्र की लहरों के समुद्र के बीच में जाएंगे। जब ये चीजें एक ही जगह इकट्ठा हो जाएंगी तो उससे पुलिन, बालू का भित्ति, खार कक्ष जैसे अलग अलग ग्रुप तैयार होते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ चित्र दिखा देता हूं जो समुद्र लहरों के निक्षेपण और वहन की वजह से तैयार हुए हैं। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर समुद्री गुफा या समुद्री कदरा, यहाँ पर समुद्र का पानी आके जोर जोर से इससे क्या होगा, टकराया होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी पत्थर रहा होगा ये टूट टूट के समुद्र के अंदर मिल गया होगा और यहाँ पर समुद्री गुफा तैयार हो गई होगी। समझ में आ रहा है, ये समुद्र के क्षरण की वजह से हुआ है। आगे 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 आकृति समुद्र की लहरों की वजह से निर्माण हुआ है। जैसे कार कक्ष हो गया, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे समुद्र लहर आई और यहाँ पर जितने भी बालू का होती सबका निक्षेपण कर दिया, वहां पर जमीन तैयार हो गई। अब तरंग घर्षित मंच हो गया, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इस तरह का, जैसे गुफा देखा था उस तरह से तरंग घर्षित मंच रहेगा। समुद्री कतरा देख लो, बीच में पूरा समुद्र की लहरों की वजह से टकरा के बीच का जो पत्थर रहेगा वो पूरी तरह से टूट चुका हुआ है, समझा। या पुलिन देख लीजिए, यहाँ पर समुद्र का जो गति रहेगा बहुत स्लो रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी कंकड़, पत्थर, मिट्टी जो भी रहेंगे वो बहा कर आएंगी और किनारे के ऊपर क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी और वहां पर इस तरह का ग्रुप तैयार हो जाएगा। समुद्री कगार देख लो आप लोग। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बालू का भित्ति। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा भूजल का कार्य और भूरूप। मतलब भूजल कौन कौन से कार्य करता है। भूजल मतलब स्टूडेंट्स जो जमीन के अंदर जो जल पाई जाती है, समुद्र मतलब जमीन जो है, जमीन के आंतरिक सतह में जो जल पाई जाती है उसे क्या कहा जाएगा, भूजल कहा जाएगा। तो उसका कार्य क्या है और उसे कौन कौन से ग्रुप तैयार होते हैं। वर्षा का भूमि में रिसा हुआ कुछ जल भूपटल की चट्टानों की दरारों में से रिस कर भूपटल के नीचे अनिश्चित चट्टानों की परत तक पहुंच जाता है। जो वर्षा का जल रहेगा वो जमीन में रिस जाएगा, जमीन में से रिस कर वो नीचे की चट्टानों में जाके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा और वहां उसका संचय होता रहता है। इस प्रकार भूपटल के नीचे संचित हुए जल को क्या कहेंगे, भूजल कहेंगे। मतलब भूपटल के नीचे जो भी जल संचित रहेगा, ठीक है, जमीन के नीचे जो भी जल है उसे क्या जाएगा, भूजल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स, भूजल कहा जाएगा। अब आगे कि घुलनशील खनिज पानी में घुल जाते हैं। जो चट्टानों घुलनशील खनिज रहेंगे वो पानी के साथ क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। ठीक है, अब जब पानी के साथ घुल जाएंगे तो चट्टानों क्या होगा, क्षरण हो गया, कि उसके बहुत सारे खनिज क्या हो गए, पानी के साथ घुल गए और भूजल के साथ वहन होता है। यही भूजल से होने वाला अपक्षरण है और इसकी वजह भूजल की वजह से क्या हो गया, चट्टानों का अपक्षरण हो गया। अब अंत में देखते हैं भूजल का वाष्पीभवन होने से। अब भूजल का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वाष्पीभवन हो जाएगा और भूजल की घुलन क्षमता अधिक मात्रा में घुलनशील खनिजों की आपूर्ति होने पर उसमें घुले हुए खनिजों का निक्षेपण होता है। उसके अंदर जो भी घुले हुए खनिज रहेंगे उनका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, निक्षेपण कार्य होता है। मतलब वहां पर जो भी खनिज रहेंगे वहां पर जमा हो जाएंगे और पानी जो रहेगा वो वाष्प बन के उड़ जाएगा। ठीक है, अब आगे इस प्रकार से भूजल का सीजन वह निक्षेपण कार्य होता रहता है। भूजल के इस कार्य से विलय रंध्र, चूने के पत्थर वाले प्रदेश, गुफाएं, अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी, लवण स्तंभ आदि चीजें तैयार होती है भूजल की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए भूजल का आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ आकृति देख लेते हैं भूजल से निर्मित। आप लोग देख रहे हो विलय रंध्र हो गया, यहाँ भूजल मतलब इस चट्टानों के नीचे जो जल रहेगा ये संचित रहेगा और चट्टानों के नीचे जो खनिज रहेंगे वो सारे खनिज जल के अंदर घुल जाएंगे, जिसकी वजह से चट्टानों क्या होगा, क्षरण हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी, लवण स्तंभ, गुफा। यहाँ पर चट्टानों में से जो पानी चू के नीचे गिरेगा और ये गुफा का निर्माण हो जाएगा और इस तरह की रचनाएं तैयार होती हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए भूजल सतह, भूजल के नीचे संचित जल के ऊपर सतह को भूजल सतह कहते हैं। भूजल के नीचे संचित जल, भूपटल के नीचे जो संचित जल है उसके ऊपर की जो सतह रहेगी, मतलब भूजल के ऊपर की जो सतह रहेगी उसे क्या आ जाएगा, भूजल सतह कहेंगे। मौसम, चट्टानों की छिद्रता, उस प्रदेश की वर्षा की मात्रा आदि घटकों के अनुसार भूजल सतह परिवर्तित होती है। ठीक है, मौसम के हिसाब से भूजल की सतह क्या होगी, परिवर्तित होती रहती है। ठीक है स्टूडेंट, जब मौसम गर्मी का रहेगा तो भूजल का सतह जो रहेगा बहुत नीचे चला जाएगा, लेकिन जब मौसम बारिश का रहेगा तो भूजल की सतह जो हो जाएगी स्टूडेंट्स बहुत ऊपर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा लेसन कंप्लीट होता है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि रामू को अपने खेत में कुआं खोदना है, लेकिन वह उलझन में है कि वो कौन से मौसम में कुआं खोदे ताकि उसको भरपूर पानी मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रामू नाम का यहाँ पर व्यक्ति है और उसको क्या करना है, अपने गांव में कुआं खोदना है। तो उसको बताइए कौन से मौसम में कुआं खोदना अधिक लाभदायक रहेगा। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा पाठ पूरा हो गया, जिसका नाम क्या था, बाह्य प्रक्रिया भाग 2। यदि वीडियो आपको समझी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।